H3N2 नाम के फ्लू वायरस ने तहलका मचा रखा है और ये जो समय चल रहा है इसमें एडेनो वायरस और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया है। इतने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो गए हैं कि ICMR को गाइडलाइन देनी पड़ी है और एक डर का माहौल है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद से आपके दिमाग से डर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी बिना प्रिकॉशंस के हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊँगा जो आपको काफ़ी हद तक बचाए रखेगी और आपको ठीक भी कर देगी। इसके कॉन्सिक्वेंस में जो लंबे दिनों तक खांसी आ रही उससे भी बचने के आपको तरीके बता दूंगा मैं। इसके अलावा फाइनल कंक्लूजन भी बता दूंगा। रिस्क किसको है ये भी जानना ज़रूरी है और उस रिस्क से कैसे बचें ये भी जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आज H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस और एडेनो वायरस के इस प्रकोप से कैसे हम लोग बचें इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बिना डरे आप अपने आप को कैसे ठीक करें इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रिस्क फैक्टर में कौन है उनको बारे में बताएंगे, बच्चों को, औरतों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को और बुज़ुर्गों के से क्यों बचने की ज़रूरत है और कौन से लोग रिस्क में हैं ये भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। H3N2 जो है ये वास्तव में इन्फ्लुएंजा वायरस का एक टाइप है और इसकी जो पी वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं वो एज इट इज़ हैं, सेम लाइक। और एडवाइजरी ICMR को इसलिए जारी करनी पड़ी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कम्युनिकेबल है, यानी कि ये आप जब छींक रहे हैं तो ये एयर स्प्रेड हो रहा है, हाईली कॉन्टेजियस जैसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो एडवाइजरी जारी की गई है वो एडवाइजरी ये रही जो ICMR ने जारी की है। पहले इसको ध्यान से देखिए। जब भी ICMR या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी एडवाइजरी जारी करती है उसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉज होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अफेक्टेड हैं और काफ़ी कुछ लोग रिस्क में भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देख के, क्योंकि हमारे इंडिया में जहाँ मोर देन 130 करोड़ पीपल रहते हैं, यहाँ बहुत से लोग सिस्टमिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस जस्ट लाइक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र की हैं और बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी हैं जो डेंजर जोन में हैं। इनको बचाने की सख्त ज़रूरत है। होम्योपैथी क्यों? होम्योपैथी इसलिए क्योंकि सेफ़र साइड ऑफ मेडिसिन है। एक प्रेग्नेंट लेडी को देने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। डोजिंग और पोटेंसी का ध्यान रखिएगा, वो लास्ट में मैं बताता हूँ आपको। बच्चों के लिए सेफ़ क्यों है? क्योंकि वहाँ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चा फीड कर रहा है तो मदर मिल्क में मिला कर दे दीजिए, और बच्चा यदि दूध पी रहा है, चाहे खाना खा रहा है, चाहे मतलब 6 महीने से बड़ा हो गया, तो उसको नॉर्मल तरीके से दे दीजिए। बुज़ुर्गों के लिए भी सेफ़ है। सो दैट्स वाई आई एम एडवाइसिंग यू टू अडॉप्ट होम्योपैथी। अब 1 बाय 1 चलते हैं। साइन और सिम्टम्स सेम एज इट इज़ हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस है, सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा, थ्रोट में पेन होगा, फीवर आएगा। इसके अलावा और ज़्यादा आएगा तो कफ का सिलसिला शुरू होगा, बॉडी एक होगा, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं, वीकनेस होगी, लेथार्जीनेस होगी, पानी की प्यास बढ़ भी सकती है, पानी की प्यास कम भी हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ अलग अलग हैं। इसके अलावा आपको टायर्डनेस की फीलिंग होगी और आप थोड़ा सा डल महसूस करेंगे। ज़रूरी क्या है? रेस्ट कर लीजिए यदि आप ऐसा महसूस करें। भागिए नहीं, एनर्जी को स्टोर करिए, जल्दी रिकवर कर जाएंगे और आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है। पैनिक मत होइए, कोविड नहीं है। ठीक है, और कोविड के ढेर सारी वैक्सीन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लगवा रखी है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करिए भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, कुछ एसेसरी सिम्टम भी आ रहे हैं। कुछ लोगों में ड्राई कफ इस इन्फ्लुएंजा वायरस के ख़त्म होने के बाद भी परसिस्ट कर रहा है। ढेर सारे ऐसे मरीज आ रहे हैं और ये वो मरीज़ हैं जो केवल दवा के ऊपर डिपेंड रहना चाह रहे हैं, गलाला नहीं कर रहे हैं, साल्टी गर्गल। ठीक है भाई, तो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोगों में GIT इन्वॉल्वमेंट भी पाए जा रहे हैं। नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन विथ सब एब्डोमिनल अदर डिस्कम्फर्ट। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो पाए जाते हैं। अब रिस्क जोन में आते हैं सर। कौन से लोग हैं जो खतरे में हैं?
खतरे का मतलब ये नहीं जानलेवा है, लेकिन यदि प्रिकॉशन के साथ आप चलेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जो लोग थोड़ा सा डेंजर जोन की तरफ हैं, यानी कि जिनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, वो है प्रेग्नेंट लेडी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट लेडी में यदि कोई इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है तो एक तो डबल बर्डन से वो गुजर रही है बेचारी। पेट में बच्चा है, अपना बॉडी खुद है, बॉडी स्ट्रेस में ज़्यादा है, ठीक, एनर्जी लेवल कम है। इसके अलावा ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी में, तो छोटा सा भी चेंज आपके लिए लीथल साबित हो सकता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू सेव द प्रेग्नेंट लेडी। वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी कंप्लेन है, खास करके ब्रोंकियल या एलर्जिक अस्थमा या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्यों? क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सेटल होगा, वहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल होगा, एक्सुडेशन और ट्रांसुडेशन होगा, उसके बाद आपको ब्रेथलेसनेस महसूस होने लगेगी। एलर्जिक और अस्थमेटिक आप पहले से हैं तो ये प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई कंडीशन वर्स हो सकती है, बच के रहिए। सिस्टमिक इलनेस में जो लोग कार्डियक पेशेंट हैं, जो न्यूरो के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, वो भी थोड़ा सा खतरे में है, वो अपने आप को बचा कर रखें, मास्क पहन के रखें और ऐसे लोगों को आइसोलेट कर दें जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है। बच्चों में क्या है, बच्चों में नॉर्मली सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्कूल अभी खुले हुए हैं, एक बच्चा इन्फेक्ट हो रहा है, बच्चों की गैदरिंग ज़्यादा हो रही है। आजकल इन वास्तव में कैरियर का काम तो बच्चे कर रहे हैं, तो स्कूल से बच्चे लेकर वास्तव में गवर्नमेंट की प्लानिंग के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बच्चा स्कूल में गया, वहाँ ढेर सारी गैदरिंग है, उनके कम्युनिकेशन में रहा, लेके आया, कुछ दिनों तक एसिम्प्टोमेटिक रहा, सबको बांट दिया उसने, और उसके बाद सबको दिक्कत शुरू हो सकता है बच्चे को पहले दिक्कत शुरू हो जाए, बाकी लोगों को बाद में, और हो सकता है बच्चे को पहले शुरू हो जाए, बच्चे को बाद में शुरू हो, बाकी लोगों को पहले शुरू हो जाए। सो ये 3 लोग थोड़ा ज़्यादा खतरे में हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का बार बार जब क्या कहते हैं एक्सपोजर होता है बच्चे के लिए, तो ऐसे बच्चे आगे चल के एलर्जिक हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बढ़िया कि बच्चों को बचा कर रखें। तो ये तो हो गई बात जो लोग डेंजर जोन में हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं आईसीएमआर की गाइडलाइन की। आईसीएमआर ने सेम गाइडलाइन काफ़ी हद तक दी है जो कोविड के दौरान दी गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप भी इससे अफेक्टेड हो सकता है आपके घर में कोई अफेक्टेड हो, और हो सकता है आपके घर में कोई अफेक्टेड होके रिकवरी की तरफ हो। तो बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट हो रहा है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी इन्फ्लुएंजा के वायरस ने जीआईटी इन्वॉल्वमेंट इतना प्रोमिनेंटली किया है। बच्चों को डिहाइड्रेशन से उबरने में बहुत लंबा टाइम लगता है, और बच्चों के लिए डिहाइड्रेशन जानलेवा होता है। सो दैट्स वाई ये आईसीएमआर ने गाइडलाइन दी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन की बात करेंगे भाई, नो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक अनटिल अनलेस द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहले नंबर पे आप रेस्ट करेंगे, दूसरे नंबर पे साल्टी गर्गल करेंगे, तीसरे नंबर पे डाइट एंड रेजिमाइन करेक्ट करेंगे, चौथे नंबर पे तब दवा आती है। लेकिन आदमी दवा की तरफ पहले भागता है, और ढेर सारे डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं ना, एंटीबायोटिक लेके झोंक के दे देते हैं, एकदम ज़रूरत नहीं है। तो मिसयूज़ या माल प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही, दैट्स वाई आईसीएमआर को एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है, क्योंकि जीआईटी इन्वॉल्वमेंट है और एंटीबायोटिक आपकी जीआईटी को पहले अफेक्ट करेगी। और एंटीबायोटिक की डोज सेलेक्ट करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, हर आदमी नहीं सेलेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो 250 mg और 500 mg में तोड़ के नहीं दी जा सकती है। तो दी जाएगी तो 250, नहीं तो 500, बहुत कम लोग। इंडिया में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है भाई, वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ जो फार्मासिस्ट है वही डॉक्टर है, और डोजिंग डिसाइड करने में कोई सोचता नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द जगह, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर प्लेसेस ऑल्सो, अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ें, जो मैंने शेयर कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं भाई, होम्योपैथी का क्या रोल है। पहली बात, होम्योपैथी प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सेफ़ है विदाउट एनी हज़ार्ड और साइड इफ़ेक्ट, बच्चों के लिए भी सेफ़ है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट एंड हज़ार्ड, क्योंकि जो मैं पोटेंसी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो थोड़ी नई होगी आपके लिए। एंड द थर्ड वन, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी है भाई, तो सबके लिए सेफ़ है। दवा पे आते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे सर। पहली दवा जो सारे उम्र के लोगों को लेनी है वो है बैप्टीशिया टिंक्टोरा। आपको बताता हूँ मैं, डॉक्टरों को इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरीज़ तो उनको देखना है। दिस वन,
बैप्टीशिया टिंक्टोरा का 25 बूंद आधे लीटर में घोल बनाइए और सिप सिप करके लीजिए, अच्छा इफेक्ट पाना है। आप प्रिवेंटिव के तौर पे भी इसे ले सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि आप इन्फेक्ट होने के बाद लेंगे। बैप्टीशिया टिंक्टोरा जीआईटी इन्वॉल्वमेंट में इन्फ्लुएंजा की सबसे अच्छी दवा है, ठीक है। दूसरी बात, ये रेस्पिरेटरी में भी उतना ही अच्छा काम करती है। तो सोचिए, एक ऐसी मैजिकल मेडिसिन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और जीआईटी तीनों के लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। पोटेंसी लो रखनी पड़ेगी। तो यदि हम आपको 2x बताएं, 3x बताएं तो नहीं मिलेगी, क्यों बताएं तो मिल जाएगी भाई। ऐसी दवा बतानी चाहिए जो मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, बैप्टीशिया टिंक्टोरा को क्यू में परचेज करेंगे, करीब 200 ml पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे प्रॉपरली और उसको सिप सिप करके पीजिए। एक बार में भी पी सकते हैं। एक बार में पीना चाह रहे हैं तो दिन में 3 बार ले लीजिए, बचे रहेंगे इन्फेक्शन से। लेकिन भाई कोई खांस रहा है, चाहे छींक रहा है, उसके सामने जाके खड़े ना होइए। प्रोटेक्शन हर आदमी का अलग अलग होता है। इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हर आदमी की अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द योर इंटरनल इकोनॉमी या इंटरनल डिफेंस सिस्टम। मजबूत है तो नहीं इन्फेक्ट होंगे, वीक है तो इन्फेक्ट कर देगा, वायरुलेंसी यदि ज़्यादा है तो इन्फेक्ट कर देगा। तो बैप्टीशिया टिंक्टोरा पहली मेडिसिन हो गई। दूसरी दवाइयों में 2 कैटेगरी हम कर देते हैं। जिन लोगों को पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है, बहुत वीकनेस महसूस कर रहे हैं और आंखें ऐसे बंद हो जा रही हैं, भयंकर बॉडी एक है, पानी की प्यास नहीं लग रही है, और जिनको पानी की प्यास लग रही है, 2 कैटेगरी में नहीं लग रही है और या फिर लग रही है या फिर लगभग सेम जैसी है। जिनको पानी की प्यास एकदम नहीं लग रही है इस इन्फेक्शन के समय, इनको जेलिसीमियम देने की ज़रूरत है। पोटेंसी पे खास ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नई पोटेंसी है। आप बच्चों से लेके प्रेग्नेंट लेडी और बुज़ुर्गों को भी देना है। सो दैट्स वाई पोटेंसी विल बी 6। आप फ्रिक्वेंट रिपीटिशन करवा लीजिए। कैसे करेंगे आप, जेलिसीमियम 6 पोटेंसी और या फिर जेलिसीमियम 12 पोटेंसी, दोनों में से जो भी मिल जाए। डोजिंग में बहुत चेंज नहीं रहेगा भाई। फ्रिक्वेंट रिपीटिशन में क्या करेंगे आप, 5 बूंद 1 चम्मच पानी में, और यदि बच्चा फीड कर रहा तो 2 बूंद, यानी 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं इनको 2 बूंद मदर मिल्क में 2-2 घंटे पे दिलवा दीजिए। 2 से 3 दिनों में आपको सिग्निफिकेंट रिलीफ दिख जाएगा। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, फ्लू में नाक बहने को बहुत ज़्यादा वरीड मत होइए। यदि ये नेज़ल डिस्चार्ज को आप बंद करेंगे तो कंजेशन क्रिएट हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा। लेकिन इतना भी नहीं बहना चाहिए कि भाई पोंछते पोंछते परेशान हो जाइए। तो जेलिसीमियम 6 पोटेंसी 5 ड्रॉप 1 टीस्पून वाटर में एवरी 2 आवरली, कम से कम 1 हफ्ते तक। यदि वो छोटा बच्चा है, न्यूनेंट है 6 महीने का, 6 महीने से छोटा है, तो 2 बूंद मदर मिल्क में कॉन्टीन्यूस देते रहिए 2-2 घंटे पे, अंटिल अनलेस जब तक सेटल हो जाए। मुश्किल से 3-4 दिन में सेटल हो जाएगा छोटे बच्चों में। दूसरे नंबर पे, यदि पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है और लगभग उतनी ही है, सेम वही दवा जो कोविड में हम लोगों ने यूज़ की थी, बहुत इफ़ेक्टिव थी, सीवियर लिथार्जिनेस और वीकनेस में बहुत अच्छा काम कर रही थी। आर्सेनिकल पोटेंसी 30 नहीं 6 पोटेंसी। डोजिंग का तरीका 5 बूंद 1 चम्मच पानी में 2-2 घंटे पे। छोटा बच्चा है, ठीक है, ज़्यादा चिल्ला रहा है, इरिटेट हो रहा है, सो नहीं पा रहा, आर्सेनिकल 6 पोटेंसी में 2 बूंद मदर मिल्क में 2-2 घंटे पे 3-4 दिन तक दे दीजिए, ठीक हो जाए। 6 पोटेंसी लोअर पोटेंसी है, बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट देती है। जल्दी आराम के लिए हमें फ्रिक्वेंटली रिपीटिशन करना पड़ता है। तो 3 दवाएं हमने आपको बता दी। एक तो सबको लेना है, बैप्टीशिया टिंक्टोरा। बच्चों के लिए आप देना चाहते हैं, न्यूनेंट के लिए देना चाहते हैं, तो उसकी 5 बूंद ले लीजिए भाई 1 चम्मच मदर मिल्क में, 6 महीने से कम बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे बैप्टीशिया डालेंगे मिल्क फट जाएगा तो तुरंत पिला दीजिए, नहीं कुछ तो मदर मिल्क का हम कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे। 6 महीने से बड़े बच्चे हैं तो हनी ले लीजिए भाई, थोड़ा सा मीठा कर लीजिए, 5 बूंद देते रहिए। बाकी लोगों के लिए 25 ड्रॉप, 5 साल से जितने लोग बड़े हैं सबको 25 ड्रॉप। मुद्दे की बात पे आते हैं दोस्त। इसके बाद की जो खांसी वो जा नहीं रही है, लंबा इन्फेक्शन खिंच रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसमें जो ड्राई कफ परसिस्ट कर रहा है उसके लिए केवल एक दवा याद रखिएगा, वो है स्टिक्टा पल्मोनेल। 80% एफिकेसी के साथ काम कर रही है। डोजिंग आप अब 30 कर सकते हैं, हम 12 यूज़ करते हैं, आप 30 कर सकते हैं। 30 आपको इजीली मिल जाएगी। करना क्या है, सेम वही तरीका, 5 बूंद 1 चम्मच पानी में 2-2 घंटे पे। लेकिन ड्राई कफ तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप
गुनगुना पानी नहीं पिएंगे और साल्टी गर्गल गुनगुने पानी से दिन में 3 बार नहीं करेंगे, नहीं जाएगी, स्टिक्टा भी काम नहीं करेगी। तो दोनों को कैरी ऑन कर लीजिए। ओवरऑल सारी बातें, होम्योपैथिक दवाइयाँ सारी एज ग्रुप के लिए सेफ़ हैं, काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव हैं और मैक्सिमम इम्पैक्ट पैदा करती हैं विदाउट एनी हैज़ार्ड। पोटेंसी हम 6 इसलिए रखते हैं ताकि फ्रिक्वेंट रिपीटिशन में दिक्कत ना हो और सारे एज ग्रुप के बच्चों को, सारे एज ग्रुप के लोगों को दी जा सके। कई सिस्टमिक इलनेस ऐसी होती है जिसमें 30 पोटेंसी भी हाई हो जाती है। पता चले कोई कार्डियक मरीज है और कोई यदि उसमें कैंसर का मरीज है तो क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी कहानी। 6 पोटेंसी इज़ द सेफर वन। मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बकोलेबाजी नहीं है, ये अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस में मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक ज़्यादा कुछ तो नहीं, हमने H3N2 का टेस्ट तो नहीं करवाया भाई, लेकिन कम से कम 40-50 फ्लू के मरीजों को देख चुके। खांसी नहीं जा रही है, मुश्किल से जा रही है, क्योंकि हमने तो बोल दिया भाई प्रिकॉशन ले लीजिएगा, गुनगुना पानी। अब घर जाके देखेंगे नहीं कि आपने लिया कि नहीं लिया, तो ले लीजिए। ठीक होना चाहते हैं ना, जल्दी ठीक हो जाइए। इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टिक्टा पल्मोनेल हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट कफ आफ्टर द इन्फ्लुएंजा में, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है और मुश्किल से 10 दिन के अंदर सारी कहानी सिमट जा रही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो बाकी लोगों को शेयर करिए, क्योंकि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई कि सलाह सबको दी जाए, और ऐसी सलाह दे। सबको मैं दवा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग क्लिनिक पे वो सोफा, इसके बावजूद भी यदि आराम ना मिले तो चुप्पी मार के किसी एलोपैथिक MD या किसी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। जिन केसेज में टिपिकल हो जा रही कंडीशन, यानी कि नौबत ख़राब हो रही है, सार्कोलैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं। पोटेंसी नहीं बताएंगे क्योंकि वो डॉक्टर के कंसल्टेशन में होना चाहिए। और भी कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाद में यूज़ हो जा रही हैं, लेकिन उसमें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से। आगे यदि इसके बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। थैंक्स।